सो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए गाइस, आज जो हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एरोमेटिसिटी। क्या है गाइस? वो एरोमेटिसिटी है, ठीक है ना। तो हम ध्यान से सुनिएगा, आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। मतलब कि जो मैं बताने जा रहा हूं, एरोमेटिसिटी में हमने कल क्या किया, क्या क्या किया आप सभी को पता है। स्टेबिलिटी हो गया, ठीक है ना, रेडिकल की स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना, रेजोनेंस एनर्जी, पाई बॉन्ड इंक्रीज हो गया तो रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ को हमने देखा, बॉन्ड लेंथ अगर ये इक्विलिब्रियम होगा न्यूक्लियाई की पावर तो बॉन्ड स्टेबल होगा ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन हमने और एक क्या देखा था, हेट्रोसाइक्लिक एनर्जी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगती है देन होमोलाइटिक, ठीक है ना। हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड होता है उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगती है, वो भी चीजें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है ना। ओके, उसके बाद क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बताए, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये भी बताया क्यों होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया आखिरकार वो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, ये चीज भी मैंने आपको वहां पर डिस्क्राइब कर दी थी, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सुनिएगा। तो आप लिखिए सबसे पहले। देखिए मैंने कल आपको किस मतलब क्या क्या बताया था कल, सबसे लास्ट में क्या बताया था, एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो लिखिए आप सबसे पहले तो एरोमेटिक के बारे में लिखिए। जो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, यहां पर ये जो मेरे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, इनकी क्या खासियत होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है। तो आप लिख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि ये साइक्लिक होते हैं। क्या होते हैं ये? क्या होते हैं? साइक्लिक। सेकंड पॉइंट लिखिए, इन कंपाउंड्स में कंप्लीट रेजोनेंस होता है, कंप्लीट रेजोनेंस होता है। और उसके बाद लिखिए ये कार्बन जो है प्लेनर होते हैं। कैसे? प्लेनर, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए ये कंपाउंड के जितने भी कार्बन एटम होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इस कंपाउंड में जितने भी कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद लिखिए ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल को फॉलो करता है। ये जो कंपाउंड होता है ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को, हक्कल रूल को ये क्या करता है, ओबे करता है। कौन? एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। देखिए वैसे तो मैंने आपको ये लास्ट में लिखवा ही दिया था, लेकिन लिख लीजिए इस लेक्चर से, क्योंकि हमको यही करना है ना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, सभी के सभी कंपाउंड। देखिए फर्स्ट क्या होता है, साइक्लिक। पॉइंट नंबर सेकंड क्या होता है, ये कैसा होता है, अभी कैसा होता है, ये कंप्लीट कंजुगेशन होती है। थर्ड नंबर पॉइंट पे क्या था, ये स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर पॉइंट, ये सभी के सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। लेकिन यहाँ पर जो फिफ्थ नंबर पॉइंट है वो फॉलो नहीं करता एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि यहां पर एरोमेटिक में फिफ्थ नंबर पॉइंट था कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल को फॉलो करता है, ओबे करता है। लेकिन जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल, उसको ओबे नहीं करता। ये यहां पर किस चीज को फॉलो करता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को। ये किस चीज को फॉलो करता है, किस चीज को ओबे करता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को ओबे करता है। उसके बाद देखिए नॉन एरोमेटिक। उसके बाद आप देखिएगा गाइस, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर क्या है गाइस, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। इसके बाद यहां पर क्या आता है गाइस, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए आप ध्यान से, आप इनको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। यहां पर क्या आता है गाइस, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स यहां पर आते हैं, ठीक है ना, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप एक चीज देखिएगा ध्यान से कि जो यहां पर जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, सुनिएगा, यहां पर इन कंपाउंड्स को वो फॉलो करते ही नहीं। वो कंपाउंड ना तो साइक्लिक होते हैं, वो साइक्लिक नहीं होते, वहां पर कंप्लीट कंजुगेशन भी नहीं होता। उस कंपाउंड में जरूरी नहीं है कि वो प्लेनर ही हो, वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस कंपाउंड में जरूरी नहीं सभी के सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, वो sp3 भी हो सकते हैं। उन कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी हो सकता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी हो सकता है। देखिए ये कंपाउंड जरूरी नहीं साइक्लिक हो। दूसरा क्या है, कंप्लीट कंजुगेशन जरूरी नहीं हो, यहां पर कंप्लीट कंजुगेशन यहां पर नहीं होता, ठीक है ना। और यहां पर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होते, ठीक है ना, प्लेनर नहीं होते, ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। ये साइक्लिक है तो साइक्लिक से चेंज कर ले, प्लेन स्ट्रक्चर में है तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। और फोर्थ क्या है, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, यहाँ पर कोई कार्बन एटम sp3 हो सकता है, 2 कार्बन sp3 हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद ये क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4n इलेक्ट्रॉन, इन चीजों का मतलब ये हक्कल रूल से इसका कोई मतलब कि
इसका कनेक्शन ही नहीं होता, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का हक्कल रूल से कोई कनेक्शन ही नहीं होता, ठीक है ना। तो इस टाइप के कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं। इस टाइप के कंपाउंड हमारे सामने क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक। तो देखिए मैंने हर पॉइंट को लिखवाया है, यहाँ पे नहीं लिखवाया, लेकिन बोल दिया वो आप लिख लीजिएगा। मैं हर चीज नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है गाइस ये, और क्रैश कोर्स में आप सभी को पता, देखिए इतना चीज लिखवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 2 मंथ्स है, हमने मिशन 60 डेज इसीलिए लिखा है, मिशन 60 डेज, ताकि मिशन 60 डेज के अंदर हम सभी क्वेश्चन डिस्कस करें और क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंसेप्ट क्लियर करा दे, ठीक है ना। और क्वेश्चन भी हम कुछ कम नहीं करेंगे। जब हमारी मेन यूनिट आएगी ना, जैसे जीओसी आई, जीओसी मैंने बहुत क्वेश्चन कराए हैं आपको, उसी प्रकार जब हमारा कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक, बायो इनऑर्गेनिक आएगी, तो देखिए क्वेश्चन की मतलब कि वो नहीं बोलते भरपार क्वेश्चन, क्या आपके सामने भरपार रख देंगे, इतने क्वेश्चन आपके सामने रख देंगे कि आप भी ये बोलोगे सर क्या है ये, ठीक है ना। तो करिएगा बस आप, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया होगा, ठीक है ना, इसका ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। ओके गाइस, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिए गाइस, अब हमको क्या करना है, देखिएगा अब हमको यहां पर क्या देखना है, क्वेश्चन है हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, ये है हमारे पास एक बेंजीन और ये क्या है, नेफ्थलीन। इसमें स्टेबिलिटी बतानी है और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बताना है। स्टेबिलिटी और रेजोनेंस एनर्जी के लिए हमें यहां पर क्या डिस्कस करना है, पॉइंट्स। ठीक है ना। ये क्या है, बेंजीन, ये क्या है नेफ्थलीन, ये क्या है, सी एंथ्रासिन। तो देखिए आप सभी को बता देता हूं, रेजोनेंस एनर्जी क्या हो रही है यहां पर रिंग, जैसे जैसे रिंग इंक्रीज हो रहा है रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जिसको बोलते हैं वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसके अंदर होगी, तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की अगर हम यहां पर स्टेबिलिटी की बात करें तो यहां पर सबसे कम स्टेबिलिटी होगी सी में, एंथ्रासिन में, उसके बाद होगी बी में, उसके बाद होगी ए में। बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग जो होती है वो एरोमेटिक रिंग जो बेंजीन होती है, बेंजीन से और ये नेफ्थलीन वगैरह एंथ्रासिन बने हैं। याद रखिएगा यहां पर क्या हुआ, बेंजीन सबसे स्टेबल क्या है, रिंग है, सबसे स्टेबल रिंग। बेंजीन के साथ और रिंग जुड़ के यहां पर क्या बना है, अदर कंपाउंड्स बने, जैसे कि एंथ्रासिन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ठीक है ना। तो सबसे स्टेबल कंपाउंड यहां पर बेंजीन होगा, उसके बाद नेफ्थलीन, फिर एंथ्रासिन, ठीक है ना। तो जैसे जैसे यहां पर रिंग इंक्रीज हो रहा है, रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे स्टेबल कौन है, ये, ठीक है ना। और उसके बाद देखिएगा आप यहां पर अगर एनर्जी की बात करें हम, अगर हम रेजोनेंस एनर्जी की बात करें, किसकी, रेजोनेंस एनर्जी की, तो यहां पर गाइस रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, जल्दी देखिएगा, यहां पर जो रेजोनेंस एनर्जी है वो किसका सबसे ज्यादा होगा, ए का, फिर बी का और फिर सी का, ठीक है ना। ये रेजोनेंस एनर्जी हो गया यहां पर। ओके गाइस, ठीक है ना, ठीक है गाइस। उसके बाद देखिए एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के एग्जांपल्स, उसके बाद आप एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के एग्जांपल देखिए गाइस। अब आपका सिंपल सी बात है, आपके जब सामने क्वेश्चन आएगा ना वो यही पूछेगा, एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, कौन एंटी एरोमेटिक है, इस टाइप के कंपाउंड आपके सामने पुटअप करेगा। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के कंपाउंड जो होंगे वो आपके सामने आएंगे और सिर्फ आपको वो बताना है कि उसमें एरोमेटिक कौन सा, एंटी एरोमेटिक कौन सा, ठीक है ना। तो देखिएगा अब आप एग्जांपल पे आ जाइएगा, इस एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के एग्जांपल्स पे आ जाइए। लेकिन नोट कर लीजिए कि जो 8 एनुलिन और आफ्टर 8 एनुलिन जो है एंटी एरोमेटिक नहीं होते, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, जो एंटी एरोमेटिक होगा, जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता होगा वो नॉन एरोमेटिक में चेंज हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं, 8 एनुलिन और आफ्टर 8 एनुलिन और आफ्टर 8 एनुलिन क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, वो नॉन एरोमेटिक में चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां पर शेप चेंज हो सकती है स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा एग्जाम्पल क्या है गाइस, यहां पर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिएगा गाइस, यहां पर क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल देखिएगा, ए देखिए ये है, बी देखिएगा गाइस,
बी देखिए, बी हमारे सामने ये है। इसमें ये बताइए एरोमेटिक कौन सा होगा, नॉन एरोमेटिक, मतलब ये एरोमेटिक कौन है और अदर एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कौन सा है। देखिए ये देखिए क्या है भाई, ये यहां पर क्या है sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, ये क्या है sp2 कार्बन। तो हमारा एरोमेटिक क्या बोलता है, साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए, मतलब ये चीज बोलता है। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में, देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या इस टाइप का है, इस स्ट्रक्चर में तो भाई जो sp2 कार्बन, मतलब ये स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है कि हमारा जो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का रूल क्या बोलते हैं कि जो भाई हमारा कार्बन होने चाहिए ना, कार्बन जो रिंग के अंदर कार्बन हो वो सभी के सभी sp2 होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन यहां पर एक कार्बन क्या आ गया, sp3 आ गया। इट मींस ये क्या है, ये क्या है, साइक्लिक तो है, ठीक है ना, साइक्लिक तो है। और यहां पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन देखे तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर रहा है। लेकिन यहां पर कार्बन जो है, यहां पर जो कार्बन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट है, जिसके कारण ये कैसा होता है गाइस, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक ये होता है, ठीक है ना। ये देखिए ये रूल को फॉलो कर रहा है एरोमेटिक वाले को। यहां पर क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे वो एरोमेटिक होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो एरोमेटिक होगा, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एंटी एरोमेटिक होगा, जिसमें 6 होंगे वो क्या होगा, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा गाइज, वो होगा हमारा क्या, एंटी एरोमेटिक। देखिए किस टाइप से चलता है ऑर्डर, देखिए 2, 6, 10, 14 और गैप देते जाइए आप, गैप देते जाइए 2 का, 18, 22, ये क्या है, सभी एरोमेटिक, ये सभी क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक, ठीक है ना। अब एंटी एरोमेटिक देखिएगा, एंटी एरोमेटिक देखिएगा 4, 8 और 8 के बाद तो नॉन एरोमेटिक में चेंज हो जाता है। 8 के बाद 8 एनुलिन जो होती है ना, 8 एनुलिन वो क्या होती है, नॉन एरोमेटिक में चेंज हो जाती है। लेकिन कई जगह आप देखोगे कि 14 एनुलिन है, मतलब कि 12 एनुलिन है, 16 एनुलिन है, लेकिन वो क्या है भाई, वो हमारे क्या है, वो हमारे एंटी एरोमेटिक है। इस टाइप के स्ट्रक्चर भी आएंगे, इस टाइप के स्ट्रक्चर भी आएंगे कि भाई 12 एनुलिन होने के बावजूद भी वो नॉन एरोमेटिक नहीं, एंटी एरोमेटिक है। लेकिन हमने रूल क्या बताया कि भाई 8 एनुलिन और 8 आफ्टर 8 एनुलिन हमारा एंटी एरोमेटिक वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉन एरोमेटिक में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी आएगा कि भाई 12 एनुलिन है, मतलब 12 वहां पर क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो 12 है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने 12 हैं, और कहीं कहीं होगा कि उतने हैं, 14 है, 14 वाला तो एरोमेटिक होता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं आप देखोगे कि 12 एरोमेटिक क्या होने के बाद, क्या होने के बावजूद, 12 एनुलिन होने के बाद, 12 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी, ठीक है ना, वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, वो नॉन एरोमेटिक में चेंज नहीं होता। ये इस टाइप के स्ट्रक्चर भी आपके सामने आएंगे, किसमें, इसमें एरोमेटिसिटी में, ठीक है ना। ओके गाइस, ओके गाइस, तो देखिए एरोमेटिक वाला रूल इसको फॉलो करता है, 2, 6, 10, 14 और 18 और 22, जैसे कि 4n+2 देखिए, ये देखिए क्या ये 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल करेंगे, 0 लगा देना 0 और आ जाएगा 2, ठीक है ना। 6 को फॉलो करेगा क्या, 4 × 1 + 2 6 हो जाएगा, 4 × 2 + 2 10 हो जाएगा, 4 × 3 + 2 14 हो जाएगा, 4 × 4 × 2 18 हो जाएगा, 4 × 5 × 2 22 हो जाएगा। मतलब ये एरोमेटिक रूल को फॉलो कर रही हैं सभी के सभी, ठीक है ना। तो याद रखिए आप इस चीज को, ओके। लेकिन ये नहीं कर रहा एंटी एरोमेटिक वाला, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सेकंड वाले कंपाउंड में क्या है, यहाँ पर कंप्लीट कंजुगेशन है, बिल्कुल है, प्लेनर है, साइक्लिक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, सभी के सभी, बिल्कुल है। 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इट मीन्स ये क्या है, एरोमेटिक है। इट मीन्स क्या है भाई, ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक है, ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होगा। इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक होगा। उसके बाद देखिएगा इस, उसके बाद देखिए सी, ये देखिए नेगेटिव, ये देखिए क्या है, ये नेगेटिव, ठीक है ना। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। क्यों है ये एंटी एरोमेटिक, ये तो 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये ओबे कर रहा है, इसलिए एंटी एरोमेटिक है, ठीक है ना। तो इस चीज का आप याद रखिए, इस चीज को गाइस आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, ओके गाइस। इसके बाद देखिए क्या एग्जांपल है, बहुत से एग्जांपल है भाई, एग्जांपल की कोई कमी नहीं है हमारे पास। ये देखिए इस एग्जांपल पे ये बताइए आप, ये क्या होगा गाइस। एक तो आपके सामने ये है, एक आपके सामने ये वाला एग्जांपल है,
एक आपके सामने ये एग्जाम्पल है, जल्दी से बता दीजिए गाइस। आप 1 मिनट, आप जल्दी से ये चीज़ बता दीजिए, 1 मिनट रुकिएगा। आप जल्दी से इस एग्जाम्पल को डिफाइन कर दीजिए, ठीक है ना। ये बताइए क्या है ये भाई, ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या क्या है ये। तो देखिए किस रूल को फॉलो कर रहा है, किसको कर रहा है भाई, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना। ये क्या होगा भाई, ये किस चीज को फॉलो कर रहा है, क्या यहां पर कंप्लीट कंजुगेशन है, बिल्कुल है भाई, यहां पर कंप्लीट कंजुगेशन। देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही यहां पर जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड कंजुगेट करके यहां पर नेगेटिव चार्ज ले आएगा। इट मींस यहां पर कंप्लीट कंजुगेशन है। क्या ये sp2 कार्बन है, क्या ये sp2, बिल्कुल sp2, क्योंकि ये तो कंजुगेशन में नेगेटिव चार्ज, तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन काउंट नहीं होगा। ये भी sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2, बिल्कुल है। प्लेनर है, प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है, ठीक है ना। 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब ये क्या है, ये क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा। ये क्या होगा गाइस, एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद ये देखिए, क्या ये एरोमेटिक है, क्या यहां पर कंप्लीट कंजुगेशन होगा, बिल्कुल होगा। इस साइड भी मतलब कंजुगेशन हो रहा है। देखिए जैसे ही यहां पर कंजुगेशन करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर चला जाएगा, जैसे ही मैं यहां पर कंजुगेशन करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, मतलब कंप्लीट कंजुगेशन यहां पर भी हो रहा है और ये भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब ये भी क्या है, एरोमेटिक है। ये भी क्या है गाइस, एरोमेटिक है, ठीक है ना। ओके, तो देखिए अब छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये आपके जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है ना। बस आपको एरोमेटिसिटी देखनी है, एरोमेटिसिटी ही तो देखनी है आपको। आप सभी को देखिए पता है गाइस, आप सभी को पता है ये चीजें, बस आपको रिवाइज कराना है एक बार, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है गाइस, ये देखिए यहां पर क्या है यहां पर, ये CH3, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिए, CH3 नहीं है ये, ठीक है ना। यहां पर क्या है, ये देखिए ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्या है गाइस, यहां पर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज। तो एक चीज देखिएगा आप ध्यान से एक चीज देख लीजिए, आप ध्यान से देखिएगा गाइस। देखिए अब एक चीज बताइए, यहां पर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड होगा। ये तो sp3 कार्बन को कंटेन करके रखता है, तो साफ सी बात है ये तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक। ये देखिए भाई, यहां पर कंजुगेशन तो हो रहा है, कंप्लीट कंजुगेशन है, और यहां पर क्या है गाइस, कंप्लीट कंजुगेशन के साथ साथ क्या है यहां पर भाई साइक्लिक है, और मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सभी के सभी। लेकिन ये 4n+2 रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये किस चीज को कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है ये, जिसके कारण ये गाइस क्या है, जिसके कारण ये क्या है भाई, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, जिसके कारण ये होगा, ठीक है ना, जिसके कारण ये एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर देखिए, उसके बाद आप इसमें देखिएगा, ये क्या है गाइस, ये क्या है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एरोमेटिक होगा, बिकॉज ये जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, जिसके कारण ये जो है एरोमेटिक होगा, जिसके कारण यह जो है क्या होगा, यह जो है एरोमेटिक होगा, ठीक है ना, एरोमेटिक होगा। रीजन आप सभी को दिखाई दे रहा है, रीजन आपको सभी को दिखाई दे रहा है यहां पर, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या है, एरोमेटिक होगा जिसके कारण, ठीक है ना। ऊपर वाला नॉन एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, बिकॉज ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कंटेन करके रखता है, कंप्लीट कंजुगेशन, साइक्लाइजेशन, प्लेनर, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो हक्कल रूल है उसको ओबे कर रहा है, मतलब ये एरोमेटिक होगा, सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा क्या है भाई, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो क्या है गाइज, वो देखिए आप, एक तो हमारा बेंजाइन, 1 मिनट रुकिएगा, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर बताइएगा क्या है भाई। ये देखिए, ये बेंजाइन भी है हमारे सामने, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज।
बस आपको ये बताना है, बस आपको ये बताना है कि ये एरोमेटिक होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, ये एरोमेटिक होंगे या नहीं। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कौन सा है गाइस, और ये कौन सा है, फोर्थ, और ये कौन सा है, फोर्थ है। बस आपको कुछ भी नहीं, यहां पर आपको कुछ भी नहीं डिस्कस करना, सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर क्या देखना है गाइस, जल्दी से बताइएगा। यहां पर जो आपको डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है कि एरोमेटिक होंगे या नहीं। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो चार्ज होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर किसी बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो उसकी एरोमेटिसिटी पर, उसकी कंजुगेशन पर, जो कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है, जो रेजोनेंस हो रहा है, उस पर वो कोई भी अफेक्ट नहीं करता, कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। अगर डायरेक्ट किसके, बेंजीन के कार्बन एटम पर कोई भी चार्ज है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन देखिए इस टाइप से है तो ये अफेक्ट डालेगा, ठीक है ना, ये अफेक्ट डालेंगे। अगर कार्बन के बेंजीन के कार्बन के साथ कोई ग्रुप अटैच है, उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो वो अफेक्ट डालता है इसकी एरोमेटिसिटी पर, ठीक है ना। लेकिन अगर बेंजीन के कार्बन पर डायरेक्ट चार्ज है कोई भी, तो वो उसकी एरोमेटिसिटी पे कोई भी अफेक्ट नहीं डालता, वो उसकी एरोमेटिसिटी कंप्लीट कंजुगेशन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। उसी प्रकार ये जो बेंजाइन का ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो बाहर जो बॉन्ड है वो क्या है, ये जो है प्लेन में, ये जो सभी के सभी बॉन्ड है, ये प्लेन में इस टाइप से मूव कर रहे हैं, प्लेन में इस टाइप से मूव कर रहे हैं। लेकिन ये बाहर वाला जो पाई बॉन्ड है ये परपेंडिकुलर है, ये प्लेन में नहीं है। ये इनके प्लेन में ना होने के कारण ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इनके कंजुगेशन में, कंप्लीट कंजुगेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। क्या बोल रहा हूं, ये ऊपर वाले अंदर के जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये प्लेन में ऊपर की तरफ ये ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये बाहर वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इसकी कंप्लीट कंजुगेशन जो हो रही है, रेजोनेंस हो रहा है, उसके रेजोनेंस में ये कोई भी अड़चन बोल दीजिए या ये बोल दीजिए कोई भी अफेक्ट उसको नहीं करता, उसके कंजुगेशन को, उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट, इस पाई बॉन्ड का इनके कंजुगेशन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर होती है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है परपेंडिकुलर होती है, जिसके कारण इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसकी पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन में नहीं होता, जिसके कारण ये भी एरोमेटिक होता है। ये भी क्या होता है, एरोमेटिक होता है। कभी देखना अभी क्या करो, 1 2 3 4, यहां पर आप क्या बोलो इसको भाई, यहां पर तो हमारा किसको, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहां पर ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन तो इनके कंजुगेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं कर रहा, जिसके कारण ये भी एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक होता ही है, ये भी एरोमेटिक, ये भी सभी के सभी एरोमेटिक है, क्योंकि इसका एरोमेटिसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। इसका एरोमेटिसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जिसके कारण ये एरोमेटिक है, ठीक है ना, जिसके कारण ये क्या है गाइस, ये जो है एरोमेटिक है। ओके गाइस, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा अदर एग्जाम्पल, उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देखिएगा गाइस। ये देखिएगा, ये हमारा क्या है भाई, ये देखिए गाइस, मेरे को ये बताइए इसमें कौन तो एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा और कौन सा इसमें नॉन एरोमेटिक होगा। सबसे पहले वाला कंपाउंड जिसको हम ट्रोपोलियम आयन बोलते हैं, ट्रोपोलियम आयन, ये तो एरोमेटिक होगा क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंजुगेशन है, ये sp2 है, सभी के सभी साइक्लिक है, प्लेनर है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर रहा है। ये क्या होगा, ये स्ट्रक्चर क्या होगा गाइस, ये एंटी एरोमेटिक होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कंप्लीट कंजुगेशन वगैरह तो हो रहा है, लेकिन ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल को, मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये ओबे कर रहा है। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल को ये ओबे नहीं कर रहा है, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को ओबे कर रहा है, जिसके कारण ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। क्या होगा गाइस, एंटी एरोमेटिक होगा। अब जो ये कंपाउंड है ये और बता दीजिए सिर्फ आप मेरे को, ठीक है ना, इसका और बता दीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्या होगा। तो आप एक चीज देखिए, यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है जो इन्वॉल्व हो रहे हैं कंजुगेशन के अंदर। रेडिकल भी तो कंजुगेशन में इन्वॉल्व होगा भाई, रेडिकल भी तो कंजुगेशन में इन्वॉल्व होगा। तो देखिएगा यहां पर देखिए, एक ध्यान से सुनिएगा, ये sp2 है, साइक्लिक है, प्लेनर है,
ठीक है ना, कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है। लेकिन जब हमने रूल देखा 5th नंबर वाला कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है या 4n इलेक्ट्रॉन मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो इनमें से किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा था, बिकॉज यहां पर देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये एक 7 इलेक्ट्रॉन एनुलिन है, 7 इलेक्ट्रॉन ये सिस्टम है, जिसके कारण भाई ये 4n+2 और 4n पाई इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर कैसा होता है गाइस, नॉन एरोमेटिक होता है, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर जो है गाइस नॉन एरोमेटिक होता है। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से आप सुन लीजिए, अपने कानों में डाल लीजिए उस चीज को, अपने मतलब कि मैं बता देता हूं ये चीज आपको, अपने कान में इस चीज को अच्छे से डाल लीजिए जो मैं बता रहा हूं आपको। वो क्या है कि ये वाला जो कंपाउंड है ये तो होता है एरोमेटिक, ये वाला जो कंपाउंड होता है गाइस ये कैसा होता है, ये एरोमेटिक होता है, ठीक है ना, ये जो कंपाउंड है ये वाला कंपाउंड ये एरोमेटिक होता है, ठीक है ना, बिकॉज ये कंप्लीट रूल को फॉलो कर रहा है, ये एंटी एरोमेटिक होता है। लेकिन यहाँ पर रेडिकल वाला जो कंपाउंड है वो ना तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, मतलब किसी को फॉलो नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, तो ये क्या है गाइस, नॉन एरोमेटिक होगा। तो आपको एक चीज पता लगा कि जो इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है, हमारे इवन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग जो सिस्टम है वो ही यहां पर क्या होंगे, इवन पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम। सुन लीजिए, इवन पाई इलेक्ट्रॉन या कंप्लीट कंजुगेशन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो ही यहां पर एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होंगे, लेकिन जो ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होंगे वो नॉन एरोमेटिक होंगे। लेकिन यहां पर जो ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं, बिकॉज वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इनमें दोनों रूल को फॉलो नहीं करते, इनमें से किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते। ओके, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, इस टाइम देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। कोई नहीं, अभी टाइम है हमारे पास। उसके बाद देखिएगा आपके सामने क्या क्वेश्चन आता है, मतलब जिसको हम साइक्लोऑक्टाटेट्राइन बोलते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लिक है भाई, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, ठीक है ना, और ये sp2 है, प्लेनर है, और ये क्या है भाई, क्या है ये आपके अभी तो ये प्लेनर दिखाई दे रहा है ना, प्लेनर है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है। इट मींस आप सभी को लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, अगर कोई इस टाइप की रिंग, इतनी बड़ी रिंग हो, 8 एनुलिन सिस्टम, तो वो क्या करता है, मतलब कि एक ही रिंग के अंदर 8 एनुलिन, ऐसा नहीं हो, मतलब कि इस टाइप से नहीं होना चाहिए, इस टाइप से नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है ना, एक ही रिंग के अंदर 8 एनुलिन सिस्टम होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं, एक ही रिंग के अंदर हमारा क्या होना चाहिए गाइस, 8 एनुलिन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना, एक ही रिंग के अंदर हमारा क्या होना चाहिए, 8 एनुलिन सिस्टम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी, आप ऐसा सोचो, ठीक है ना। ओके, अगर एक रिंग के अंदर 8 एनुलिन सिस्टम है तो वो क्या करता है गाइस, 8 एनुलिन या उससे ज्यादा, अगर एक रिंग के अंदर हमारा 8 एनुलिन या उससे ज्यादा रिंग बन रहा है, उससे ज्यादा बड़ा रिंग बन रहा है, तो क्या होगा, सुनिएगा आप ध्यान से, जो हमारा 8 एनुलिन होगा वो अपनी शेप चेंज कर लेगा, टब शेप में आ जाएगा, ठीक है ना। वो कैसा, एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिएगा गाइस, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है ना, 1 मिनट रुकिए। इसको आप बोट शेप बोल दीजिए, टब शेप बोल दीजिए, ठीक है ना। बोट शेप तो नहीं बोलेंगे हम इसको, आप टब शेप बोल दीजिए या बोट शेप बोल दीजिए, ठीक है ना। बोट या टब इस टाइप से होता है जनरली बोट, ये बोट, इसको हम बोट शेप बोलते हैं, इसको जनरली हम बोट शेप बोलते हैं, लेकिन इसको टब शेप बोलते हैं, ठीक है ना। ये बोट शेप होता है, ये किस चीज के लिए होता है गाइस, ये जो हमारा साइक्लोहेक्सेन नहीं होता, साइक्लोहेक्सेन की कुछ फॉर्म बनती है, चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, और क्या है, चेयर, एक तो चेयर होती है, एक ट्विस्टेड बोट होती है, एक बोट होती है, और एक हाफ चेयर होती है, ठीक है ना। तो ये साइक्लोहेक्सेन की जब चेंज होते हैं तो उस टाइम पे बोट फॉर्म वगैरह बनती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 8 एनुलिन में, यहाँ पर जो हमारा 8 एनुलिन होता है उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और टब शेप में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज में गाइस, टब शेप में, स्ट्रक्चर चेंज होके टब शेप में कन्वर्ट हो जाता है,
स्ट्रक्चर चेंज होके टब शेप में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रक्चर चेंज होके टब शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर चेंज होके टब शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस दिखाई दे रहा ना आपको। तो हमने आपको क्या बताया गाइस, ध्यान से सुन लीजिए। जो एग्जांपल फर्स्ट है, जो हमारा यहाँ पर जो एग्जांपल मतलब कि 8 एनुलिन का जो सबसे पहला एग्जांपल ही है ये। हमने यहाँ पर क्या देखा, अगर हमारा किसी एक रिंग के अंदर 8 एनुलिन बन रहा है या उससे ज्यादा कोई एनुलिन बन रहा है, जैसे 8 हो गया और 12 हो गया, 16 हो गया, इस टाइप से, ठीक है ना, एक रिंग के अंदर, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो हमारा एनुलिन है वो आपको लगेगा तो क्या कि ये भाई एंटी एरोमेटिक है, लेकिन वो एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा किस चीज में, नॉन एरोमेटिक में। किस चीज में गाइस, नॉन एरोमेटिक में। अब नॉन एरोमेटिक में क्यों चेंज होगा, देखिए ये सभी रूल को फॉलो कर रहा है लेकिन शेप वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि हमने बोला कि जो एरोमेटिक और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो प्लेनर होते हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये प्लेनर नहीं है भाई, यहां पर ये प्लेनर नहीं है, ये चेंज हो जाता है किस चीज में, ये चेंज हो जाता है हमारी मतलब ये शेप को चेंज कर लेता है। मैंने यही बताया था ना, जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, वो शेप को चेंज कर सकते हैं। वहां पर sp3 कार्बन वगैरह होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी वहां पर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो नहीं है, लेकिन ये अपनी शेप को चेंज कर रहा है। इट मींस ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को फॉलो कर रहा है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या है, ये अपनी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर, उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये स्टेबल नहीं होता, इसीलिए अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करके टब शेप में भी आ सकता है, ठीक है ना। याद रखिए, इसमें क्या देखते हैं हम, एक तो साइक्लिक फॉर्म होती है, एक टब शेप होती है, तो ये क्या होता है, अपनी शेप को चेंज कर सकता है। ये जो एनुलिन साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है 8 एनुलिन, वो अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करके टब शेप बना सकता है, जिसके कारण ये शेप चेंज करने के कारण इसको हम एंटी एरोमेटिक ना बोलने का नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। एंटी एरोमेटिक ना बोलने के कारण इसको हम नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। लेकिन 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 सुनिएगा, यहां पर क्या कर दूं मैं, यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन को हटा के एक एक पाई बॉन्ड और ले आऊं आउटर साइड, हमारी रिंग के आउटर साइड अगर मैं एक एक पाई बॉन्ड को और ले आऊं, तो इसकी जो शेप चेंज हो रही थी उस शेप को ये चेंज नहीं कर पाता, बिकॉज जैसे ही ये पाई बॉन्ड यहां पे आएगा, इस स्ट्रक्चर में रिजिडिटी आ जाएगी। क्या बोल रहा हूं, इस 8 एनुलिन के अंदर अगर ये सिंपल 8 एनुलिन था विदाउट आउटर साइड पाई बॉन्ड, विदाउट आउटर पाई बॉन्ड के अलावा जो ये 8 एनुलिन था, उसमें क्या था, शेप चेंज हो रहा था इजीली। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें आउटर साइड यहां पर पाई बॉन्ड कनेक्ट कर दिए, मतलब पाई बॉन्ड ले आया, हाइड्रोजन को हटा के यहां पर मैं पाई बॉन्ड ले आया, उसके बाद क्या हुआ, इस स्ट्रक्चर की रिजिडिटी इंक्रीज हो गई, और जैसे ही ये स्ट्रक्चर रिजिड हुआ, वैसे ही क्या हुआ, इस स्ट्रक्चर की शेप चेंज नहीं हो पाई। जैसे ही स्ट्रक्चर में रिजिडिटी आई, स्ट्रक्चर की शेप चेंज नहीं हो पाई, इसमें ज्यादा एनर्जी लग रही थी शेप चेंज करने के लिए, इसीलिए इसकी ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो गई, और इसको हमने फिर क्या बोला, एंटी एरोमेटिक। फिर ये स्ट्रक्चर किस चीज में चेंज हो गई, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना। देख लीजिए आप, स्ट्रक्चर को हमने एंटी एरोमेटिक कह दिया, ठीक है ना। ओके गाइज, ठीक है ना, ये देख लीजिए आप, इस चीज को आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा। तो मैंने क्या कहा, जो हमारा सिंपल 8 एनुलिन था, या उसके बाद आफ्टर 8 एनुलिन वाले जो सिस्टम होते हैं, और जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, वो हमारे एंटी एरोमेटिक नहीं कहलाते, वो हमारे नॉन एरोमेटिक में चेंज हो जाते हैं, बिकॉज वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर इस 8 एनुलिन में मैंने आउटर साइड में पाई बॉन्ड ले आया, आउटर साइड में मैंने इसमें पाई बॉन्ड अगर लगा दिए, अगर मैंने क्या किया, इसमें क्या किया मैंने, इसमें आउटर साइड में अगर मैंने पाई बॉन्ड लगा दिए, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने इसमें क्या किया, आउटर साइड, जो हमारा यहां पर जो आउटर साइड है, उस आउटर साइड में अगर मैं पाई बॉन्ड को ले आया, तो क्या होगा, यहां पर जो क्या हो रहा है भाई, तो शेप चेंज हो रही है, वो शेप नहीं चेंज हो पाएगी, बिकॉज इस स्ट्रक्चर में रिजिडिटी आ जाएगी। रिजिडिटी आने के कारण ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर पाएगा अपनी शेप को, और शेप चेंज नहीं होगा तो ये स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में चेंज नहीं हो पाएगा, ये स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक ही कहलाएगा। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा गाइस, एंटी एरोमेटिक ही कहलाएगा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखिएगा गाइस, उसके बाद देखिएगा एक और है, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर आएगा उस चीज को देखिएगा। उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है गाइस, स्ट्रक्चर को देखिएगा आप, ये देखिए,
ये देख लीजिए गाइस, ये देखिएगा, देखिए यहां पर क्या होता है, 6 मेंबर रिंग है ये एक प्रकार से 6 और 6 मेंबर टोटल रिंग क्या है ये 6 ये 6 ऐसे बोल रहा हूं, लेकिन ये टोटल कितनी मेंबर रिंग है 1 2 3 मतलब 10 है, ये 10 मेंबर रिंग है। लेकिन यहां पर क्या है देखिएगा, जब ये स्ट्रक्चर इस शेप में होता है ना, ये 10 एनुलिन है जनरली, आप बोल सकते हो इसको क्या 10 एनुलिन, हम इन स्ट्रक्चर को एनुलिन बोलते हैं, एनुलिन क्या बोलते हैं गाइस इनको, एनुलिन। ये क्या है गाइस, ये हमारा एनुलिन स्ट्रक्चर है। हम स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं 10 एनुलिन। तो हम यहां पर गाइस क्या देखते हैं, ध्यान से सुनिए आप, ये जो 10 एनुलिन है इसके अंदर हम क्या देखते हैं, ये एक प्रकार से 6 और 6 मेंबर टाइप से ही तो है, 6 मेंबर रिंग इस टाइप, 6 मेंबर रिंग इस टाइप, लेकिन ये बीच वाला बॉन्ड नहीं है, इसलिए हमने इसको टोटल मतलब ये 10 कार्बन एक रिंग है, 10 कार्बन की रिंग, जिसमें क्या है, जिसको हमने 10 एनुलिन बोला है, बिकॉज ये पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 10 है, ठीक है ना, यहाँ पर टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 10 है, इसीलिए हमने इसको 10 एनुलिन बोलिया, क्योंकि वो जो 10 इलेक्ट्रॉन है किसके पाई बॉन्ड के, इसीलिए हमने इन बोला लास्ट में। इन क्यों लगाया, एनु जनरली हमने किस चीज के लिए यूज किया, यहाँ पर जितने टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 10, तो 10 एनुलिन, इन मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है ना, 10 एनुलिन, ठीक है ना, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने 10 है। तो हमने क्या देखा कि भाई 10 एनुलिन किस चीज को फॉलो कर रहा है, 4n+2 रूल को, 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है। ये सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या भाई साइक्लिक है, और यहाँ पर 4n+2 हक्कल रूल को ये भी फॉलो कर रहा है। लेकिन शेप वाला फैक्टर आ गया, कौन सा, शेप वाला फैक्टर। देखिए अब बताता हूं आपको, मैं बताता हूं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन। ये यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन के बीच में क्या आता है गाइस, इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन आ जाता है। क्या बोल रहा हूं, इस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाता है इंटरेक्शन, और उस इंटरेक्शन के कारण ये क्या करता है, जिसको हम वंडर वाल इंटरेक्शन बोलते हैं, इस हाइड्रोजन के बीच में वंडर वाल इंटरेक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है गाइस, वंडर वाल इंटरेक्शन, ठीक है ना। इस वंडर वाल इंटरेक्शन के कारण जनरली क्या होता है गाइस, इस वंडर वाल इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है 10 एनुलिन ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है, चेंज द शेप। तो देखिए यहां पर जो थर्ड पॉइंट था कि हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो प्लेनर होते हैं, एंटी एरोमेटिक प्लेनर होते हैं, तो वो पॉइंट यहां पर कैंसिल हो जाएगा। कौन सा, शेप वाला। यहां पर इसकी शेप जो है वो प्लेनर नहीं रहती, यहां पर ये अपनी जो शेप है वो चेंज कर लेता है वंडर वाल इंटरेक्शन के कारण। यहां पर क्या होता है, यहां पर ये जो अपनी शेप है उसको चेंज कर लेता है वंडर वाल इंटरेक्शन के कारण, ठीक है ना, जिसके कारण ये क्या होता है, ये एरोमेटिक नहीं होता, जिसके कारण इसको हम एरोमेटिक नहीं बोलते, ये चेंज हो जाता है किस चीज में, नॉन एरोमेटिक में, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर जो है वो नॉन एरोमेटिक में चेंज हो जाता है, ठीक है ना गाइज। ध्यान से सुन लीजिए आप कि हमने क्या देखा कि यहां पर एक 10 एनुलिन स्ट्रक्चर होता है, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर होता है जनरली गाइज वो कितना होता है भाई, वो हमारा 10 एनुलिन स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमने क्या देखा कि अपने शेप को चेंज कर लेता गाइज, हमने क्या देखा, वंडर वाल इंटरेक्शन के कारण ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है, इसलिए 4n+2 हक्कल रूल जो ये फॉलो कर रहा है उसका कोई भी यहाँ पर महत्व नहीं होता, बिकॉज ये अपनी शेप को चेंज करने के कारण ये नॉन एरोमेटिक रूल को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए एरोमेटिक ना कहला के ये स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक कहलाता है। इसी कारणवश ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक ना कहला के नॉन एरोमेटिक कहलाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका हो गया होगा, ओके गाइस, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत सारे कंपाउंड है भाई, ऐसी बात नहीं है हम कंपाउंड कम कराएंगे, बहुत सारे कंपाउंड कराएंगे, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। अगर एरोमेटिक से कोई क्वेश्चन आएगा ना, अगर एरोमेटिक से गाइस कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा एरोमेटिसिटी से, तो यहां से आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक टाइप का कंपाउंड में आपको करा रहा हूं, हर एक टाइप का कंपाउंड आपको मैं करा रहा हूं यहाँ पर। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा गाइज, कई स्टूडेंट है ये पूछते सर अब तैयारी कैसे करें। तो गाइज तैयारी कोई अलग तरीके से थोड़ा होगी भाई, जैसे हर एक टेस्ट की तैयारी होती है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है, वैसे ही इस एग्जाम की तैयारी करनी है।
जिस प्रकार हर एक एग्जाम की आप तैयारी करते आए हो ना, देखिए 2 मंथ है आपके सामने, आपके पास गेट एग्जाम के लिए और CSIR नेट JRF एग्जाम के लिए 2 मंथ है, टोटल कितने हैं 2 मंथ। तो बात साफ है भाई, 2 मंथ का मतलब क्या है, 2 मंथ का मतलब क्या है, दिन रात एक करना। 2 मंथ का मतलब साफ सी बात है, दिन रात एक करना, लगे रहो, दिन रात लगे रहो, बस उठो और सो। मतलब अब एक चीज और, टाइमिंग में थोड़ा सा सुधार करना होगा गाइस सभी को। देखिए अभी तक डेट नहीं आई थी एग्जाम की, अभी भी नहीं आई, लेकिन अभी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमको जिस हिसाब से CSIR ने कहा है कि जनवरी में एग्जाम लेगा, तो वो जनवरी में ले ना ले हमको नहीं पता, हमको उसने एग्जाम डेट बता दिया, बस हमको 2 मंथ मान के चलना है। लेकिन भाई हम CSIR के भरोसे थोड़ा बैठे हैं, गेट एग्जाम भी तो आ रहा है, आखिरकार गेट एग्जाम की तो डेट फिक्स होती है ना, गेट एग्जाम की डेट तो फिक्स होती है। तो गेट एग्जाम आ रहा है, उस गेट एग्जाम की आप प्रिपरेशन करिए अच्छे से। आप जो गेट एग्जाम आ रहा है यहाँ पर, उस गेट एग्जाम की आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है ना, अच्छे से उस गेट एग्जाम की प्रिपरेशन आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली, ठीक है ना। उसके बाद देखिए गाइस, तो मैं क्या बता रहा था, मतलब क्या बता रहा था मैं आपको प्रिपरेशन के बारे में। तो देखिए 2 महीने हैं भाई, नींद में सुधार कर लो, सिर्फ और सिर्फ आपको जो नींद लेनी है वो 6 आवर से मतलब 6 से 7 के बीच में, बस 6 से 7 के बीच में आदत डालो, जितना हो सकता है आदत डालो कि 6 से 7 के बीच में। देखिए गाइस ऐसी बात नहीं है कि 6 घंटे सोने के बाद बीच में दोपहर को मतलब नींद नहीं आती है। मतलब पढ़ाई में हम क्या करते हैं, जोर डालते हैं माइंड पे हमारा जितना हो सकता है जोर डालते हैं। लेकिन देखिए जैसी हैबिट डालोगे ना वैसी हैबिट डलेगी, जैसी आप हैबिट डालोगे, अगर आप हैबिट डालोगे 10 आवर्स की, तो आपका माइंड जो है, आपका शरीर जो है वो 10 आवर्स की नींद मांगेगा। साफ बात है, अगर आप हैबिट डालोगे 10 आवर्स की, तो आपका माइंड 10 आवर्स की नींद के बिना वो उस मतलब कि अपने शरीर की नींद पूरी नहीं होने वाली, उसको 10 आवर्स चाहिए, या तो फिर उसको दिन में नींद आएगी 10 आवर्स। अगर हम अगर 10 आवर्स नहीं सोएंगे तो दिन में नींद आएगी, साफ सी बात है। लेकिन साफ सी बात है, एक चीज और बता देता हूँ, नाइट जो है वो सोने के लिए, नाइट सो आराम से, दिन में जितना हो सकता उतना पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। और भाई सर्दी का मौसम है, कोई ऐसी बात नहीं है, अपने आराम से रात को चैन की नींद आराम से जो बोलते हैं, एक बार नींद सो गए तो आराम से सो, सुबह जल्दी उठ के और बस पढ़ना स्टार्ट कर दो। और उसके बाद ना बोलना किसी ना चालना, ना कहीं जाना ना कहीं आना, और बस थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करने के लिए अपने थोड़ा सा घूम लो, घर में ही ऊपर छत पे घूम लो, लेकिन बस आना जाना बंद, भूल जाओ आप पूरे समाज को, सब चीज़ों को भूल जाओ, कौन दोस्त है, कौन परिवार मेंबर है, कौन कहाँ पर शादी है, कहाँ पर क्या है, सब कुछ आप भुला दो। बस टेस्ट को क्वालिफाई करने के यही रूल्स होते हैं, याद रखिएगा। किसी भी टेस्ट को क्वालिफाई करने के रूल होते हैं, उन रूल को हमें अपने ऊपर, अपनी लाइफ पे, अपनी जिंदगी में अप्लाई करने पड़ते। देखिए मैं एक चीज बता देता हूं आपको, तैयारी हर कोई करता है, तैयारी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सभी चीजों की तैयारी हर कोई करता है। आज गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन सभी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनकी तैयारी सभी कर रहे हैं, लेकिन उसमें से क्वालिफाई कुछ एक ही कर पाते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तैयारी तो सब कर रहे हैं, माइंड को सब खर्च कर रहे हैं, लेकिन उस एग्जाम को मतलब प्रिपेयर, उसको क्वालिफाई करने के लिए जो रूल्स होते हैं किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, उसको अप्लाई कोई ही कर पाता अपने लाइफ में, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं, हर एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, और उन रूल्स को अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करना होता है, और उन रूल्स को ही हम अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते अपने ऊपर। किसी दूसरे से तो देख लेते, सुन लेते हैं कहीं से कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन खुद की जिंदगी में उनको अप्लाई नहीं कर पाते और लागू नहीं कर पाते। उन रूल को अप्लाई करो और लागू करो अपनी जिंदगी में, तो आप वो एग्जाम क्लियर कर जाओगे जिसको आपको करना है। तो देखिए इतने बड़े बड़े एग्जाम है, यूपीएससी है। अब देखिए आपने एक चीज तो सुनी होगी ना, यूपीएससी एग्जाम है, बच्चे 5-5 साल लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना, फिर भी अटेम्प्ट क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो इससे हम क्या सीखते हैं इस चीज से, कि यूपीएससी एक ओनली एग्जाम नहीं है, यूपीएससी एक कागज पर देने वाला एग्जाम नहीं है, यूपीएससी एक लाइफ है। उसी प्रकार CSIR नेट JRF गेट एक लाइफ है। जिन बच्चों ने मतलब कि अभी तक के टाइम निकाला, एमएससी कर लिया, मतलब 5 साल निकल चुके हैं, कोई बीएड कर रहा है, ठीक है ना, अभी तक का टाइम वो निकाल चुके हैं, किसके लिए, पीएचडी के लिए। तो पीएचडी करने के लिए जो नेट JRF होता है, वो जिंदगी में अप्लाई करने के लिए वो एक लाइफ है, लाइफ स्टाइल है। उसमें हमारा लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, हमें थोड़ा सा हमको हमारा लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। थोड़ा जो हम टाइम वेस्ट करते हैं, देखिए सभी का आईक्यू एक लेवल का नहीं होता, किसी का आईक्यू डिफरेंट लेवल होता है, किसी का आईक्यू डिफरेंट लेवल का होता है, ठीक है ना। तो कुछ एक बच्चों का आईक्यू इतना ज्यादा हाई नहीं होता कि भाई चीज को देखा और उसको याद हो गया, बस
ऐसे वैसे, ठीक है ना। तो लेकिन आप अगर इन रूल्स को अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में तो आपका आईक्यू भी उन बच्चों के लेवल का हो जाएगा जो बच्चे चीजों को देखते ही याद कर लेते हैं, क्योंकि आपका माइंड फिर माइंड सेट रहेगा किस पे, स्टडी पे फोकस रहेगा। आपका जितना अच्छा फोकस होगा ना, जितना अच्छा आपका फोकस होगा उतना ही ज्यादा बेटर आप चीजों को समझ पाओगे, ठीक है ना। फोकस की बात होती है, और इन चीजों को अप्लाई कर दोगे अपनी लाइफ में तो फोकस आपका अपने आप ही बन जाएगा। देखिए एग्जाम आ चुके हैं, सब कुछ छोड़ दीजिए, बोल दीजिए सब चीजें अभी, मतलब किसी को याद मत कीजिए। फोन आता है तो बेशक से बोल दीजिए मैं नहीं आ सकता भाई, अभी एग्जाम आ चुका है, मैं कहीं पे भी नहीं आ सकता, बोल दे, कट कर दीजिए सब कुछ। आपको घूमने जाना है, आपको माइंड फ्रेश करने जाना है, छत पे कर लीजिए, अकेले जाके कर आइए, लेकिन घूमना बंद कर दीजिए, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, ओके। तो यही चीजें होती हैं, ठीक है ना। टाइम पे उठिए, टाइम पे खाइए और अपने पढ़िए लिखिए, बस दिन में पूरा टाइम निकालिए, पूरा टाइम निकालिए पढ़ने के लिए, ओके। तो देखिए सेकंड कंपाउंड और मेरा क्या है भाई, उसके बाद जो मेरा कंपाउंड वो देखिएगा, उसके बाद जो मेरा कंपाउंड है एरोमेटिक के लिए, वो कंपाउंड देखिए क्या है। ये देखिएगा इसे, ये देखिए कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन का। ये क्या है, ये क्या है गाइस, ये क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड है। ये क्या है गाइस, ये हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड है। मैं क्या बोल रहा हूं गाइस यहां पर, ये क्या है गाइस, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एक हमारे सामने कंपाउंड है, ठीक है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एक हमारे पास कंपाउंड है। तो हमको यहां पर क्या करना है गाइस, हमको जनरली यहां पर आखिरकार करना क्या है, आप जल्दी से बता दीजिए। देखिए सिंपल सा है, क्या यहां पर कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है, क्या साइक्लिक है, बिल्कुल है साइक्लिक। प्लेनर है, क्या ये प्लेनर है, बिल्कुल है प्लेनर। और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सभी के सभी बिल्कुल है, ठीक है ना। क्या ये 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 E1 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये तो बिल्कुल फाइनल है, लेकिन कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन। और 12 इलेक्ट्रॉन में क्या देखेंगे गाइस हम, ये है 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या है, 12 एनुलिन है। ये क्या है, 12 एनुलिन है, 12 एनुलिन। तो ये किस चीज को फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को। लेकिन ये कितना है, 12 एनुलिन है, और एक ही रिंग के अंदर क्या है, सभी की सभी पाई इलेक्ट्रॉन है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक ही रिंग, अगर डिफरेंट रिंग होती, डिफरेंट रिंग और 8 एनुलिन से ज्यादा होता है या 8 एनुलिन, तो हम इसको एंटी एरोमेटिक बोल सकते थे। लेकिन यहां पर एक रिंग के अंदर ही 8 एनुलिन से ज्यादा क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण हम इसको एंटी एरोमेटिक ना बोल के क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज द नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर कैसा है गाइस, ये स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है ना। देख लीजिए गाइस, अच्छे से देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, बिकॉज ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो तो कर रहा है, लेकिन ये क्या है, 8 एनुलिन और 8 एनुलिन से ज्यादा वाला स्ट्रक्चर है, जिसके कारण ये नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है ना, ओके। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए गाइस, देखिएगा उसके बाद जो एग्जांपल है वो देखिए। ये देखिए गाइस, ये क्या है गाइस, जल्दी बताइएगा, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है, ये प्लेनर है भाई, ये प्लेनर है क्या, ये देखिए प्लेनर, ये देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल को ये फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है। क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड सभी कार्बन है, बिल्कुल है। प्लेनर है, बिल्कुल है। कंप्लीट कंजुगेशन है, बिल्कुल है। साइक्लिक है, बिल्कुल है। तो ये कैसा होगा, ये एरोमेटिक होगा। ये कैसा होगा कंपाउंड गाइस, एरोमेटिक होगा, बिकॉज ये एरोमेटिक कंपाउंड के सभी रूल को फॉलो कर रहा है। एरोमेटिक कंपाउंड के सभी रूल को ये क्या कर रहा है गाइस, फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं आपके सामने, जल्दी से ये बताइए एरोमेटिक कौन सा है, कौन नॉन एरोमेटिक है, ये चीज है, ठीक है ना। ये देखिए फर्स्ट क्या है भाई, फर्स्ट ये है, बताइए गाइस क्या होगा ये। उसके बाद आपके सामने पाइरोल होगा, उसके बाद आपके सामने पाइरोल आएगा, ठीक है ना। ये देखिएगा, थायोफिन,
थायोफिन, उसके बाद पिरिडीन, उसके बाद इमिडाजोल, एक प्रकार से इमिडाजोल टाइप ही कंपाउंड है। नहीं, इमिडाजोल तो नहीं है गाइज, ये देख लीजिए गाइज, ये देख लीजिए, ठीक है ना, ये देख लीजिए जो मैंने आपको कंपाउंड लिखवाए हैं उन सभी में ये बताइए कौन एरोमेटिक होगा कौन नहीं होगा, ठीक है ना, जल्दी से बता दीजिए गाइज। ये आपके सामने कितने हैं, ये आपके सामने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, बताइए जल्दी कौन एरोमेटिक होगा कौन नहीं होगा, जल्दी से बता दीजिए गाइज, जल्दी बताइएगा। देखिए क्या ये एरोमेटिक है, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा गाइज, जल्दी से बता दीजिए। देखिए ये क्या है, ये वैकेंट p ऑर्बिटल को कंटेन करके रखता है, क्या एम्प्टी, मतलब एक प्रकार से वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल को कंटेन करके रखता है ये, ठीक है ना, जिसके कारण यहां पर क्या होता है, ये जो है क्या होते हैं, जिसके कारण साफ सी बात है ये क्या कंटेन करके रखता है, वैकेंट p ऑर्बिटल, जिसके कारण एक प्रकार से यहाँ पर पार्सली आप बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज ही क्रिएट, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, यहाँ पर क्या डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, क्या डिफिशियंसी, तो आप मान सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही है, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर कंप्लीट कंजुगेशन, साइक्लिक, प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल सब कुछ फॉलो कर रहा है, लेकिन फिफ्थ जो रूल था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, उसको ये फॉलो नहीं कर रहा। इट मीन्स ये क्या है गाइस, ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये हमारा एरोमेटिक ना होकर ये एंटी एरोमेटिक होगा। इसका मतलब ये क्या है, एंटी एरोमेटिक होगा। ये जो कंपाउंड है ये गाइस कैसा होगा, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। साफ सी बात है, इसका मतलब यहां पर ये कंपाउंड जो है ये क्या होगा गाइस, एंटी एरोमेटिक होगा। रीजन क्या है, बिकॉज ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए क्या ये एरोमेटिक है, बिल्कुल है भाई एरोमेटिक, इसका तो आप सभी जानते हैं। क्यों एरोमेटिक है, क्योंकि देखिए ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये तो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये मतलब कि एरोमेटिसिटी में जो कंप्लीट कंजुगेशन उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। तो ये देखिए ये फॉलो कर रहा है किसको, कंप्लीट कंजुगेशन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, साइक्लिक, प्लेनर, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को, हक्कल रूल को, सभी को फॉलो कर रहा है, तो एरोमेटिक होगा। ये देखिए ये क्या होगा गाइस, ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा, कंप्लीट कंजुगेशन वगैरह सब यहां पर हो रहा है, ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। ये क्या होगा, ये भी एरोमेटिक होगा। देखिए ये तो कौन सा स्ट्रक्चर है, थायोफिन, पाइरोल, ये सभी आपको पता है, ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। ये क्या होगा गाइस, ये देखिए क्या ये एरोमेटिक होगा, ये देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के, ये तो परपेंडिकुलर में है, परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या होगा गाइस, एरोमेटिक, ठीक है ना, ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। रीजन आप सभी को पता ही है, क्योंकि ये वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर, ये भी दोनों भी क्या परपेंडिकुलर है, तो ये इस कंजुगेशन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे, जिसके कारण ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो ये सभी के सभी क्या है, एरोमेटिक, ओनली इसको छोड़ के ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ओके, देख लीजिए, ठीक है गाइज, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिएगा, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइज। यहां पर एक चीज देखिएगा, ये देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए ये देखिए, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है आपके सामने। तो अब आपको यहां पर करना क्या है, आखिरकार आपको यहां पर क्या देखना है, अगर यहां पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये कंजुगेशन करेंगे, मान लीजिए अगर इसने क्या किया, इसने कंजुगेशन किया इस टाइप से, तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10, और इस पे आगे जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, जनरली क्या होगा गाइज, ये देखिए दिखा देते हैं आपको, इस पे आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव, और ये इस पे आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इस पे आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन करने के बाद। तो देखिए कंजुगेशन तो यहां पर हो जाएगा, कंजुगेशन तो हो जाएगा, और कंजुगेशन होने के बाद यहां पर एक एरोमेटिक कंपाउंड तो बन जाएगा, लेकिन वो एरोमेटिक कंपाउंड यहां पर अनस्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा देन एंटी एरोमेटिक से। रीजन साफ सी बात है, क्योंकि यहां पर एक ऑक्सीजन के ऊपर हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन जैसे आएगा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब उस एटम की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, जिसके कारण उसमें अनस्टेबिलिटी आ गई उस एटम के अंदर। इसमें क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो इस पूरे ही
पूरे कंपाउंड में क्या आ गया, अनस्टेबिलिटी आ गई, जिसके कारण ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है गाइज, यहां पर ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से लेस स्टेबल होता है। ये देखिए एंटी एरोमेटिक है, ठीक है ना, ये क्या है गाइज, ये हमारा एंटी एरोमेटिक एक स्ट्रक्चर है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना गाइज, ध्यान से देख लीजिए, एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना गाइज। ये देख लीजिए, हमने क्या देखा कि एक कंपाउंड था हमारे पास ए में हमने कर दिया क्या कर दिया, कंजुगेशन। ए में हमने क्या कर दिया गाइज, ए में हमने सबसे पहले क्या किया, कंजुगेशन किया। ए में हमने सबसे पहले क्या किया गाइज, कंजुगेशन। कंजुगेशन करने के बाद देखा एरोमेटिक जो कंपाउंड बन रहा है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है, किससे, एंटी एरोमेटिक से। तो यहां पर जो ये वाला स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ए क्या है, एंटी एरोमेटिक, इज मोर स्टेबल देन एरोमेटिक बी स्ट्रक्चर। जो ए स्ट्रक्चर है एंटी एरोमेटिक वाला वो ज्यादा स्टेबल है देन बी स्ट्रक्चर एरोमेटिक स्ट्रक्चर वाले से। ओके, तो आप इस चीज को भी अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर देखिएगा, उसके बाद और देखिए, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया था, इस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है भाई, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, एरोमेटिक, एरोमेटिक होता है ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर गाइस कैसा होता है, ये स्ट्रक्चर हमारा एरोमेटिक होता है क्योंकि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है और यहाँ पर कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है गाइस, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट कंजुगेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक ना। तो आप ये देख सकते हो, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो कंप्लीट कंजुगेशन होने के कारण ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है और ये सभी एरोमेटिक कंपाउंड के रूल को फॉलो करता है। उसके बाद देखिए सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है गाइस, सिग्मा ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग होकर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। पाई बॉन्ड की पी ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग होकर क्या होता है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल की। बेंट ऑर्बिटल की, ये देखिए बेंट बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं गाइस बेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये बेंट बॉन्ड कब बनता है, जब हमारे ऑर्बिटल थोड़े बेंट हो और उन बेंट ऑर्बिटल के बीच में इंटरेक्शन हो, उस टाइम पे बेंट बॉन्ड बनता है जिसकी एनर्जी सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा होती है, ठीक है ना। पाई याद रखिएगा, जिसकी एनर्जी क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड से थोड़ी सी ज्यादा होती है, किसकी, बेंट बॉन्ड की। याद रखिए बेंट बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो सिग्मा बॉन्ड से थोड़ी सी ज्यादा होती है। इस टाइप से इस कंपाउंड में, जैसे ये कंपाउंड है ना गाइस, इस कंपाउंड में बेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। इस कंपाउंड में गाइस क्या होता है, ये बेंट बॉन्ड बनता है इस इंटरेक्शन से, इस इंटरेक्शन से क्या होता है गाइस, इनमें बेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन गाइस होती है, ठीक है ना। क्या होता है, बेंट बॉन्ड की ये फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। ये यहाँ पर बेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन जनरली गाइस हो रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये एरोमेटिक कंपाउंड ही तो है, ये कंपाउंड एरोमेटिक ही तो है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, जो क्या है यहाँ पर जो है बेंट बॉन्ड इज मोर एनर्जेटिक देन सिग्मा बॉन्ड, बेंट बॉन्ड इज मोर एनर्जेटिक देन सिग्मा बॉन्ड। क्या, बेंट बॉन्ड इज मोर एनर्जेटिक देन सिग्मा बॉन्ड, लिख लीजिए, बेंट बॉन्ड इज मोर एनर्जेटिक देन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे क्रैग रोल, CRAIG है या क्या, ये CRAIG, ठीक है ना। क्रैग रूल्स, गेग रूल्स है या क्रैग रूल्स है वो देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट रूल करते हैं क्रैग रूल्स, 4s डायग्राम जो होते हैं, फोर्स डायग्राम, और जो हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब फोर्स डायग्राम जो है, फोर्स डायग्राम जो होगा हमारा वो हमारे कंपाउंड को लेके ही हम बनाएंगे, कंपाउंड को लेके ही बनाएंगे। जैसा कंपाउंड होगा उसमें देखिए मैं बताऊंगा आपको, एमओटी डायग्राम टाइप से ही होता है। फोर्स डायग्राम जो होता है वो एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी डायग्राम जो होते हैं उनकी तरह ये होता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स की तरह, ठीक है ना। तो ये अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।